हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था सेल थ्योरी के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और टिपिकल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या बैक्टीरियल सेल की बात करें तो थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर हमको कॉम्प्लेक्स दिखेगी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें एक सिंगल सेल में होने वाली है तो वो सेल कुछ ना कुछ अच्छा करने का एफर्ट करेगी। सेल में क्या क्या है भाई, मैंने आपको बता देता हूँ कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसमें नहीं होते हैं, कई चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं। कुछ चीज़ों ने मॉडिफाई किया है ताकि हम यूकैरियोटिक सेल के जैसे फंक्शन कर पाएँ, तो उसको हम सबको समझना है क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बेटा, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी सी इलास्टिक होती है, लचीली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और उससे कुछ एक्सटेंशंस निकले होते हैं। क्या उनसे कुछ एक्सटेंशंस निकले होते हैं और ये सबका अपन को पता पड़ जाएगा कि फंक्शन क्या क्या है। धीरे धीरे आप आगे बस इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए। ठीक है, ये अपन ने क्या बनाई है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बैक्टीरियल जो सेल है उस बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल जो है वो कैसी होगी बेटा? थिक होगी। कैसी होगी? थिक होगी। और सेल वॉल जो होती है भाई, सबसे पहले सेल वॉल जहाँ पर है वो ज़्यादा मजबूत होंगे बेटा एक्सटर्नल सेल की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि सेल वॉल के अंदर थोड़ा सा कंपोजिशन अलग होता है, थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और बैक्टीरियल सेल को फ़ायदा भी उससे होना है। ठीक, ये अपन क्या बना रहे हैं? सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल वॉल उनकी। और सेल वॉल का कंपोजिशन प्लांट से अलग होता है। अगर अपन सोचें कि सेल वॉल इसकी प्लांट जैसी है, सेलुलोज की बनी हुई, तो वैसा नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें क्या है बेटा यहाँ पे अलग है। और सेल वॉल मैंने डबल थोड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ी सी थिक दिख जाए। ये अपन ने क्या बना दी है इसकी सेल वॉल। ठीक है, तो और अपन बाहर की तरफ आते हैं तो क्या बन गया? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है इसकी वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। पेप्टाइडोग्लाइकन की जो प्रेजेंस है सेल वॉल में, ये बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट फीचर है। और मैं आपको बता दूं, मैं आप पढ़ा रहे हैं किस पर? अपन एक बैक्टीरियल सेल पर जो टिपिकल है, जो कॉमन है। आप बात ना करें कि आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी अलग होती है या फिर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है। मैं प्रोकैरियोटिक सेल बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस को आप थोड़ा अलग रखते हैं। मेनली आप एक ऑर्गेनिज्म पर, एक उस पर्टिकुलर सेल पर आप बात कर रहे हो। तो सबसे बाहर की तरफ क्या आ गई बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, दूसरी चीज भी बाहर की तरफ जो बनाई है अपन ने वो है सेल वॉल, जिसको हम कहेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका भित्ति। अब जो है केवल सेल वॉल तक ये सीमित नहीं है, इससे बाहर भी कुछ चीज़ें बनी हुई है जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस है, स्लाइमी इस टाइप का। कैसा सब्सटेंस है बेटा? स्टिकी स्लाइमी। कभी कभी अगर वो हार्ड होता है तो उसको कैप्सूल कह देते हैं, वरना उसको स्लाइमी कंडीशंस को अपन मानते हैं। किसके बाहर है बेटा? ये सेल वॉल के बाहर है, जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से ही क्या मिलता है? अगर कैप्सुलेटेड माना जाता है ना अगर इसको ग्लाइकोकैलिक्स को, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वायरुलेंस है, यानी पैथोजन है। वो कैसा है बेटा? वो पैथोजन। सारे बैक्टीरिया हार्मफुल थोड़ी होते हैं, फ़ायदेमंद भी हैं कई सारे, क्योंकि आप भी जानते हो माइक्रोब्स को हमारे लिए बहुत काम भी ले जाता है। जनरली दही का ही आपने सुना हो,
तो कोई दिक्कत वाली बात अपने इसमें नहीं होनी चाहिए। तो फिर पहली चीज़ मैंने सेल मेम्ब्रेन, दूसरी चीज़ सेल वॉल, और तीसरी चीज़ क्या हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स। भाई ये कैसी हो गई, स्टिकी हो गई, सबस्टेंस हो गई भाई, एक तो चिपकने में सहायता कर देगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको इसको मिल गया, शॉक अब्जॉर्बर हो गई। इसके अलावा एक जो फंक्शन और जो अपन को देखने को मिलेगा कि अटैचमेंट में हेल्प कर सकती है, ठीक, ये अपन को दिखा। फिर आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस दिखा रही है, लेकिन मैं उसकी बात थोड़ी देर बाद में करूँगा। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र जो है वो कैसा है, सिंगल है, ठीक है, एक ही गुणसूत्र है, नेक्ड है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो और इसके अलावा उसमें जोड़ने के लिए, उसको बांधने के लिए कोई गुच्छा भी नहीं है। तो इस तरीके से सेल के अंदर ऐसे कुछ फैला हुआ ऐसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो क्रोमोसोमल जो मटेरियल है उसको कहा जाता है बेटा न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे, इसको कहा जाता है केंद्रकाभ। इसका ही दूसरा नाम क्या है, जीनोफोर। क्या है, जीनोफोर। और ये ही न्यूक्लियस वगैरह को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्राचीन तरह का हो गया, इसलिए इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। एक एक लाइन जो है अभी पढ़ाई जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब चीज़ें जो भी इसके अंदर है, ठीक, ये हो गया। फिर हम इधर बात करें तो मैं एक कहीं पर भी एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए, ठीक। अब ये हर सेल में नहीं होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल्स में होती है, वहाँ पर इसका काम क्या है। चलो मैं एक इधर भी बना देता हूँ ताकि अपने को इधर नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है बेटा प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लाज्मिड पूछा जाता है बेटा। क्रोमोसोम तो नहीं है ये, क्या नहीं है, क्रोमोसोम तो नहीं है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहा जाता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। हिंदी मीडियम वालों को मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, नोट्स आप प्रॉपर फॉर्म करने हैं। तो जब मैं यहाँ पे इंग्लिश में जो चीज़ें लिखता हूँ उसके साथ साथ मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो आप नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चले, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड, और इन सब की थ्योरी में साथ साथ लिखवाऊंगा, चिंता कोई बात नहीं। तो इसको क्या कहा अपन ने, प्लाज्मिड। अब इसमें क्या हो सकते हैं, स्पेशल जीन्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, स्पेशल जीन्स हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कई बार ये प्लाज्मिड का ही रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफ़र करने के लिए, तो फर्टिलिटी हो गया, निषेचक जीन। अगर मान लो कि कई बार बैक्टीरिया को ये रेजिस्टेंस बना देता है, प्रतिरोधी बना देता है किसी चीज़ के लिए, तो आर जीन हो गया। और कई बार ये स्पेसिफिक जीन निफ जीन, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना बैक्टीरिया, उनमें काम आता है। तो ये अलग अलग तरह की कंडीशन आ गई प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड के अलावा इसके अंदर और क्या क्या है वो आप समझे। तो इनके अंदर होते हैं बेटा राइबोसोम्स। क्या होते हैं इनमें, राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं, और इसमें यूकैरियोटिक कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। क्या होता है, यूकैरियोटिक से छोटे होते हैं, ठीक है। जिनकी साइज जो है राइबोसोम की एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है 15 nm से 20 nm। एनसीईआरटी की लाइन नहीं है कि राइबोसोम 70s होते हैं, जिनका साइज होता है 15 nm टू 20 nm। ये चीज़ें इसके अंदर देखने को मिली। अब कई बार क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है, क्या होता है बेटा, जो मैसेंजर आरएनए होता है उस पर राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट यानी एम आरएनए पर सेवरल राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, अटैच हो जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम। क्या कहते हैं इसको, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। क्या कहेंगे, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। ये हमको पता लग गया। बाकी अंदर क्या भरा हुआ है, वही साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं, हो गई बात क्लियर, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशंस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम,
एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला एक्सटेंशन जो इनरली जो इनफोल्डिंग है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, तो वो है अंदर जो दिखा दे रखी है उसका नाम है मीजोसोम। मीजोसोम, मीजोसोम बेटा अंदर की तरफ है, फोल्डिंग आपको दिख रही हो, तो मीजोसोम क्या होगी, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है। अगर बेटा ये सेंटर में होती है ना तब तो ये सेल रेप्लिकेशन में काम आती है, सेल डिवीजन में, पेरीफेरल पार्ट वाली रेस्पिरेशन में। और बेटा रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम हमारे जनरली, हमारी बात करें हम तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पर किसमें, मीजोसोम में। तो मीजोसोम को किसके जैसा माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है मीजोसोम के बारे में, ठीक। और चीज़ हम देखें तो एक तो होती है बेटा जो एक्सटेंशन निकले, एक तो है पिलाई और एक है फिम्बरी। पिलाई और फिम्बरी क्या क्या है, पिलाई जो है वो ट्रांसफ़र करती है, सेल जुड़ जाएगी तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करेगी, और फिम्बरी जो है अटैचमेंट में काम आती है, पिलाई और फिम्बरी का काम है। और ये इसके लिए मैं आपको और भी अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर और बनती है, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला, और सिंगल बनाया है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलम। भाई ये प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेस पर अगर ये प्रेजेंट है तो मोटिलिटी में काम आता है। किस में काम आता है, मोटिलिटी में। और ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमको किस में देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका फटाफट कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है फिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिलम। पिलाई किसके लिए काम आएगी उसकी मैं थ्योरी अभी आपको सबको लिखवा दूंगा। सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों की तीनों मिलकर क्या बनाती है, कोशिका की कवरिंग बनाती है, सेल की कवरिंग, सेल कोट बनाती है। आगे बात समझ में, तो ये हो गई आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। तो बेटा इसको फटाफट उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लिया होगा। तो अब हम इसकी थ्योरी जो बनती है वो सारी अपन आगे लिखते हैं, ताकि आप जो कहते हो कि नोट्स प्रॉपर होने चाहिए सर, तो प्रॉपर नोट्स भी आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन बस आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहें मन लगा के। ठीक, तो सबसे पहली जो चीज़ बता रहा हूँ मैं वो है बेटा न्यूक्लियोइड, जिसको हम कहते हैं केंद्रकाव। क्या कहते हैं उसको, केंद्रकाव। अब इस केंद्रकाव में क्या होगा कि बेटा सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए कि इनमें एकल, वर्तुल और द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या नहीं है, एक स्टोन प्रोटीन होती है बेटा, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन। क्या है, एक स्टोन प्रोटीन है, यानी इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो ये आपके हिंदी मीडियम वालों की लाइन होगी कि इनमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। लेकिन एक और चीज़ आपको पता हो कि इनमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है बेटा यहाँ पे एब्सेंट है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इस कंडीशन की वजह से डीएनए पर कोई कवरिंग नहीं आएगी, इसलिए डीएनए को बाहर से क्या माना जाएगा, नग्न माना जाएगा, नेक्ड माना जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे क्लियर हो गई ये बात आपको। फिर भाई स्टोन का रोल क्या होता है बेटा, अगर हमारी बात अगर मैं करूँ तो हमारा डीएनए कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा डीएनए होता है अपना लीनियर। और ह्यूमन डीएनए जो होता है वो 2.2 मीटर का होता है। किसका होता है बेटा, 2.2 मीटर का। अब 2.2 मीटर के तो पर खुद पूरे नहीं है,
तो हम बात करें सेल होती है माइक्रो, बिल्कुल बहुत छोटी, उस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है हमारा, और डीएनए क्या होता है, पैक होता है। पैक जिस स्ट्रक्चर पे होता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रोन। क्या कहते हैं, स्ट्रोन। तो फिर बात ये आ जाती है कि यहाँ पर डीएनए कौन पैक करेगा, भाई यहाँ पर भी तो डीएनए को पैक करने के लिए कोई होना चाहिए। तो न्यूक्लियड जिनमें है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ पाई जाती है, इसका नाम है PABP, पॉली एमाइन बेसिक प्रोटीन। पॉली एमाइन बेसिक प्रोटीन, ये जो बेसिक प्रोटीन है ये धनावेशित होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, और डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज है। तो एक दूसरे पर ये बाइंड कर जाते हैं, गुच्छा सा बनाते हैं, और इस गुच्छे को ही क्या कहते हैं, केंद्रकाभ। यानी न्यूक्लियड जो है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का आनुवांशिक पदार्थ है। तो न्यूक्लियड क्या हो गया बेटा, जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि इनमें एकल, वर्तुल और द्विकुंडल डीएनए पाया जाता है, इनमें स्टोन नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए डीएनए क्या माना जाता है, नग्न माना जाता है। इनमें पॉलीअमाइन बेसिक प्रोटीन पाई जाती है स्टोन की जगह, और इसलिए इसको आनुवांशिक पदार्थ हम कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है प्लाज्मिड। सेकेंड थिंग क्या आ जाती है, प्लाज्मिड, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम नहीं है बेटा, ये क्या नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस है किसका, डीएनए का। किसका पीस है बेटा, डीएनए का। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए which may have specific जीन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखे, यह डीएनए का अतिरिक्त गुणसूत्रीय वर्तुल टुकड़ा है जिसमें विशिष्ट जीन पाए जा सकते हैं, जैसे कि एफ जीन, एफ मतलब फर्टिलिटी, निषेचन के लिए एफ जीन, इसके अलावा आर जीन प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, इसके अलावा निफ जीन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो नॉस्टोगेना भी जब पढ़ाई जाएगी, तो उनके अंदर आपको ये बताए जाएंगे प्लाज्मिड। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ जो आपके लिए आती है वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वो होती है पॉलीसेकेराइड। क्या होती है बेटा, पॉलीसेकेराइड। और उसमें क्या होता है, तो कोशिका भित्ति के लिए सीधा सीधा बात आता है कि इनमें सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इजीली इसकी मीनिंग लिख लेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। नहीं, काइटिन नहीं होते, एक तो होता है नाव और एक होता है नाक। एनएम का होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नाक का होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रहे माइकोप्लाज्मा जो होता है, क्या बेटा, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कोशिका भित्ति में कि इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसमें दो घटक हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, ग्लाइकन यानी शुगर हो गया, और पेप्टाइड बॉन्ड से वो जुड़े हुए होते हैं। कुछ इसके अंदर एमिनो ग्रुप भी अगर आप देखें तो आया हुआ है, ग्लूकोटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। तो ये क्या हो गया, सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में हो गया बेटा, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, आगे इसको उतारिए, फिर हम आगे और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सेल वॉल तक हो गया। चौथी चीज़ क्या आएगी अपने लिए अब इसमें, सेल मेम्ब्रेन। क्या आनी है बेटा, सेल मेम्ब्रेन
अब सेल मेम्ब्रेन पे भैया एकदम नज़र गड़ा के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर होने वाली हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या आई है अब, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम सी चीज़ें हैं, यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन हो या फिर प्रोकैरियोटिक। लेकिन अब इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल है। तो स्टेबिलिटी देने का काम कौन कर लेगी, सेल वॉल कर लेगी। तो पहली चीज़ हम जो बता दें इसमें आपको कि इनमें स्टिरोल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता है, स्टिरोल नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्टिरोल क्या करता है, हमारी कोशिका झिल्ली को क्या करता है, स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो स्थायित्व प्रदान करता है। लेकिन एक जीव जो बताया है मैंने प्रोकैरियोटिक में, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो इसका अपवाद क्या हो गया, एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ, दूसरी चीज़ की अगर देखा जाए इसमें, तो दूसरा है मीजोसोम। क्या है बेटा, मीजोसोम। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है। सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखें तो मीजोसोम क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो, भाई अंदर की तरफ फोल्ड थे तो इनफोल्डिंग, यानी मीजोसोम क्या होते हैं, तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन क्या है, मीजोसोम होते हैं, इनफोल्डिंग्स। अब इसके फंक्शंस पे मैं बात करूं, फंक्शंस कई बार पूछा जाता है। फंक्शन है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन यानी प्रतिकर्तन, डीएनए को डबल करना है क्योंकि सेल डिवीजन इजीली कर पाएंगे ताकि आगे में, क्योंकि भाई एक ही तो डीएनए जाना है तो आगे पहुंच जाएगा, तो इस डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन अगर कर रहा है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, सेल डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एटीपी बनाने वाली थी तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उसके एंजाइम इसके अंदर ही है। तो तीसरी चीज़ क्या है, एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें वायवीय श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए किसके समान है, मीजोसोम के समान कार्य में। तो ये क्या हो गई बेटा, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसके अलावा इनफोल्डिंग्स जो है वो सीक्रेशन में भी काम आ जाती है, कभी कभी स्त्रवण में भी काम आ जाती है, और कई बार सरफेस एरिया को भी बढ़ाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी बढ़ा देती है। तो प्रॉपर नोट्स आपके प्रिपेयर हो रहे होंगे बेटा, नोट्स यही होते हैं, पैराग्राफ पे बना लो या लाइन टू लाइन आप चल लो। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आ रही है, एक तो था पिलाई और एक क्या है, फिम्बरी। क्या है भाई, एक तो है पिलाई और एक है फिम्बरी। फिम्बरी जो पिलाई जो होती है ये होती है बेटा होलो फिलामेंट, होलो मतलब खोखला, तो ये क्या है बेटा, खोखला तंतु है। क्या है ये, खोखला तंतु, होलो फिलामेंट है। और जो काम क्या करता है, डीएनए ट्रांसफर। क्या काम करता है, डीएनए का ट्रांसफर ये करता है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर फिम्बरी क्या है, तो भाई वो होलो है और फिम्बरी जो है कैसा है, सॉलिड फिलामेंट है यानी ठोस है, और ये किस में सहायता करता है, सेल अटैचमेंट में। किस में करेगा, सेल अटैचमेंट, कोशिका के एक दूसरी कोशिका से जुड़ने में ये सहायता करेगा। तो चौथी स्ट्रक्चर हमने क्या कवर कर ली है, सेल मेम्ब्रेन कवर कर ली है। ठीक है, फिर आ जाता है पांचवा, ग्लाइको कैलिक्स। क्या है भाई, ग्लाइको कैलिक्स।
ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, इसको आप क्या कह सकते हो, स्लाइमी लेयर यानी चिपचिपी परत हो गई, क्या हो गई, चिपचिपी परत हो गई, या आप क्या कह सकते हो, कोट ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग है ये, क्या है भाई, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग है। अब हम आगे देखें, दो कंडीशन इसकी हो सकती है ग्लाइकोकैलिक्स की, क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, दो कंडीशन इसकी हो सकती है, एक तो स्लाइमी और एक कौन सी हो सकती है बेटा, कैप्सुलेटेड। अगर थोड़ा कठोर हो जाए तो कैप्सूल हो गया, खोल बन गया, और नॉर्मल रह जाए तो स्लाइमी है ही, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स के फ़ायदे बता देता हूँ, और फ़ायदे मैं आपको इसके साइड में इधर लिख देता हूँ। तो पहला जो फ़ायदा है वो तो है सेल अटैचमेंट, कोशिका जुड़ाव। पहला फ़ायदा क्या है, कोशिका जुड़ाव। दूसरा फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ, दूसरा फ़ायदा इसके अंदर होने वाला है, भाई दूसरी कोशिका को पहचानना भी ज़रूरी होता है ना, अपनी में और दूसरे में अंतर तो पता होना चाहिए। दूसरी कोशिका को पहचानने के लिए इन्हें पाया जाता है सेल आइडेंटिफिकेशन, कोशिका पहचान। और तीसरा जो भी, जब पहचान जाएगा तो कुछ खुद को बचा भी ये पाएगा, तो तीसरा फंक्शन इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन भी हो सकता है, और इसके अलावा ये सेल को वायरुलेंसिटी प्रोवाइड करता है, या फिर पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करेगा, कि यानी स्लाइमी लेयर पाया जाना है, कैप्सुलेटेड लेयर पाया जाना है, बताता है कि वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में भी डिवाइड करते हैं, जो मैं आपको मोनेरा में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा। तो क्या देखा अपन ने कि सेल मेम्ब्रेन में नो स्टेरॉल, स्टेरॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद क्या है उसका, माइकोप्लाज्मा। फिर बताया मीजोसोम, ये क्या है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के प्रतिकर्तन। दूसरा फंक्शन सेल डिवीजन। तीसरा इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम होते हैं, ठीक है, वायवीय शोषण के लिए। तो किसके समान हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। पिलाई हो गई, फिम्बरी हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह ये हो गए। तो आप ये उतार लीजिए, फिर हम 2-3 टॉपिक और इसके बच्चे हैं पॉइंट, उसको और आगे अपन कवर करते हैं। ठीक है बेटा, अपन ने यहाँ तक पढ़ा। अब आगे अपन क्या चीज़ देख रहे हैं, आगे है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम मैंने वहीं लिखवा दिए थे, 70S होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम के अलावा क्या है, तो पॉलीराइबोसोम है, पॉलीसोम है। और भाई डिवाइड कौन से मेथड से करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो राइबोसोम की बात करूं मैं, कितने पॉइंट हो गए थे बेटा, 5 हो गए थे ना। छठा पॉइंट है अपना राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है, इसमें छोटे हैं यूकैरियोटिक कंपैरिजन में, 70S, कैसा हो गया, 70S होता है। फिर हम बात करें किसकी, फ्लैजिला की। भाई अगर मोटिलिटी चाहिए बैक्टीरिया को, कोई बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है तो फ्लैजिला होगा, और अगर ये प्रेजेंट है तो चलने फिरने में सहायता करेगा। और बना हुआ होता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का, किसका बना हुआ होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। लेकिन यूकैरियोटिक में बनता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, किसका बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। फिर अगली चीज़ कि ये मल्टीप्लाई, ये वृद्धि कैसे करते हैं, गुणन कैसे करेंगे, तो ये गुणन करते हैं बेटा एमाइटोसिस से। इसके अंदर ना कोई स्पिंडल फाइबर है ना और कुछ है, तो ये खास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो डायरेक्ट होता है सेल डिवीजन, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं, प्रत्यक्ष विभाजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन। तो ये हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा कॉपी पेपर रेडी रखिए, फटाफट जो है मैं एक टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस। फटाफट उतार लो उसको, ठीक है। टेबल बना लेना, एक तरफ प्रोकैरियोटिक, एक तरफ यूकैरियोटिक, ठीक है। एक तरफ तो क्या रखना है बेटा, प्रोकैरियोटिक,
तो इधर तो मैंने डाल दिया है प्रोकैरियोटिक और इधर यूकैरियोटिक। ठीक है, 8-10 एक डिफरेंसेस बनेंगे। तो पहला मैंने कहा कि पहला डिफरेंस क्या है, तो आप रिकॉल भी करते जाइए पुरानी चीज़ों को कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या? नो सर। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली क्या है? एब्सेंट। सॉरी, केंद्रक झिल्ली क्या है? एब्सेंट। और इधर क्या है? प्रेजेंट। पहला डिफरेंस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। डीएनए की बात करें तो डीएनए कैसा है बेटा? इधर सिंगल है, सर्कुलर है, वर्तुल। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन वो कैसा है? बिना कवरिंग वाला। तो क्या कहेंगे उसको? नेक्ट। क्या कहेंगे बेटा? नेक्ट। अगर हमारी हम बात करें तो हमारे अंदर जो डीएनए की बात करें या फिर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो क्या है बेटा? मैनी। और कैसे होते हैं? लीनियर, इस तरह के रेखित क्रम में। कैसे होंगे? लीनियर। और कवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कवर्ड। ठीक है। इधर क्या है? स्टोन एब्सेंट है। स्टोन की जगह क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइन बेसिक प्रोटीन। ये इसकी फुल फॉर्म में आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है। और इधर स्टोन क्या है? प्रेजेंट है। कोई दिक्कत इधर होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। फिर मैं बात करूँ सेल वॉल की, प्रेजेंट है। बनी किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। बहुत बढ़िया। किसकी बनी हुई होती? पेप्टाइडोग्लाइकन। इधर भी प्रेजेंट है। एनिमल सेल में नहीं है कह सकते। प्लांट सेल के अंदर हम नॉर्मल में सेल्यूलोज। और फंजाई की बात करूँ तो काइटिन की बनी हुई होती है। डिपेंड वेरी करता है कंपोनेंट के हिसाब से, ऑर्गेनिज्म के हिसाब से कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है। ठीक है। इधर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। और किसका बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड्स का। इधर भी कुछ में मिल जाता है और वो बना हुआ होता है ओलिगोसैकेराइड का। ये ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो है मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ाऊंगा जब अपन पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड बहुत ज़्यादा, सैकेराइड बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट यूनिट है, इसमें इनके कंपैरिजन में कम है। ठीक है। फिर इधर राइबोसोम प्रेजेंट और कौन से टाइप के हैं? 70S। इधर भी क्या है बेटा? प्रेजेंट है। और जनरली कौन से हैं? 80S। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 70S नहीं है। 70S प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में है और माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जैसा मामला इसके अंदर मिलता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का है। और किसके जैसा है? बैक्टीरिया के जैसा। ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, आप सोच रहे हैं इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं, टॉपिक आपने पढ़ लिया है इसलिए अपन इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। ठीक है। इधर फ्लैजिला कशाबिका की अगर बात करें तो प्रेजेंट है। और किसकी बनी हुई है? फ्लैजिलिन प्रोटीन की। किसकी बनी हुई है बेटा? प्रोटीन की। इधर की बात करें कईयों में मिलती है, प्रेजेंट है। और किसकी बनी हुई है? ये बनी होती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक खास बात हो रहा है, इनका जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया का, वो राउंड राउंड घूमता है 360 डिग्री पे। ठीक है। और इनका जो फ्लैजिला है वो घूमता है, वो अपना वार करता है विप लाइक, चाबुक के समान। चाबुक जानते हो ना, हंटर। पुराने पिक्चर में देखा होगा ना, ऐसे मारने के लिए लगे आते थे, हंटर से खाल उतार दी, वो वाला सिस्टम। ठाकुर साहब के पास मिलता नहीं था क्या? पुराने पिक्चरों के ठाकुर साहब, उनमें मिलते थे। फिर आगे अपना अगला पॉइंट, फ्लैजिला के बाद में है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। कौन से बेटा? ये बहुत अच्छा फीचर है बताने के हिसाब से। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, झिल्लीबद्ध कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाते हैं।
क्या नहीं होते बेटा, झिल्लीबद्ध कोशिका, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिन पर मेम्ब्रेन होती है खुद की, वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, क्रोमेटोफोर। क्या है बेटा, क्रोमेटोफोर। ये पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, जिनके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट। इधर की बात करें तो इधर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अब आप तो बात ये करो कौन कौन से चाहिए, डबल वाले भी हैं जिन पर 2 मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन में आपको याद रखने 3, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और अपना न्यूक्लियस। क्या है भाई, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 कवरिंग आपने पढ़ी, एक तो बाहर वाली और एक अंदर जो ऐसे आ रही है क्रिस्टी। प्लास्टिड में भी 2 कवरिंग है, न्यूक्लियस में भी 2 है, इनर और आउटर। फिर हम बात करें किसकी, सिंगल के हिसाब से, तो सिंगल के हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है। और इसके अलावा माइक्रो बॉडीज़, ये भी आपको पढ़ाई जाएगी। काफ़ी चीज़ें हैं सेल्स में पढ़ने के लिए इस बार, माइक्रो बॉडीज़, ठीक है। फिर हम बात करें बिना मेम्ब्रेन वाले भी इनमें है, मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस जैसे कि राइबोसोम, मेम्ब्रेन लेस कौन सा आ गया, राइबोसोम। और इसके अलावा एक और है सेंट्रोसोम, जो केवल एनिमल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, कुछ नॉन लिविंग पार्ट भी हमारी सेल के अंदर होते हैं, जिनको कहते हैं हम इंक्लूजन बॉडी। अगर प्रोकैरियोटिक के संदर्भ में बात करें, जो क्या करती है, स्टोर करती है कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो इधर इंक्लूजन बॉडी है, क्या है, इंक्लूजन बॉडी, जो किसका काम करेगी, संग्रह। और 2 मेन है इसके अंदर, एक तो है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन कणिकाएं, जो किसका संग्रह करती है, फॉस्फेट का। एनसीईआरटी में फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी कह सकते हैं, फॉस्फेट स्टोरेज बॉडी भी हो सकता है। और एक है सायनोफाइसियन, और इसके अलावा स्टार्च भी होता है। क्लियर हो गया। इधर की बात करें, इधर की जो इंक्लूजन बॉडी है उसको कहा जाता है ड्यूटोप्लाज्म, जो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्या कहा जाता है, ड्यूटोप्लाज्म, जो स्टोरेज का भी काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है। किस किस के लिए है, स्टोरेज और एक्सक्रीशन। कितने फंक्शन हो गए बेटा, 9 फंक्शन हो गए हैं। और फंक्शन भी अपन आगे पढ़ते हैं, ओनली 9 ही फंक्शन हुए, हाँ 9 हुए, ठीक है। फटाफट उतारिए, 2-4 फिर मैं ऊपर से मिटा के ताकि ख़त्म करूँ उसको। फिर है अगला फंक्शन, जिसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। इनके अंदर साइक्लोसिस क्या है बेटा, एब्सेंट। क्या होता है साइक्लोसिस में, साइटोप्लाज्म जो है, वॉक्यूल जो होती है उसके चारों तरफ मूवमेंट शो करता है, उसको कहते हैं साइक्लोसिस। अब यहाँ पर वॉक्यूल नहीं है तो साइक्लोसिस भी नहीं है। उधर हम देखें तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साइक्लोसिस शो करते हैं, जिनमें प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक में, ठीक है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पे सत्य रिक्तिका, नो ट्रू वॉक्यूल्स। यहाँ पे क्या है बेटा, ट्रू वॉक्यूल नहीं होती है। और इधर की तरफ होती है, प्लांट में सुना होगा ना आपने, प्लांट के अंदर 90% स्पेस वॉक्यूल ही घेर जाती है। उस वॉक्यूल को अपन कहते हैं सैप वॉक्यूल, रस रिक्तिका, ठीक है। और नॉट ट्रू वॉक्यूल इधर है। लेकिन अपन देखें तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है ना, उसमें एक स्पेसिफिक बनती है जिसको कहते हैं गैस वॉक्यूल, गैस रिक्तिका बनती है। लेकिन ये वास्तविक रिक्तिका नहीं है, ये ट्रू वॉक्यूल नहीं है। तो बेटा हमने आज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस खत्म कर दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर भी आज हमने फिनिश कर दी और आज के हिसाब से काफ़ी मटेरियल आप तक पहुंचा होगा। और अब नेक्स्ट जो टॉप आएगा उसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, पढ़ते रहिए।